जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं यानी घूर्णन गति पढ़ते हैं तो फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन की गतिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन की गतिज ऊर्जा। और पूरी तरह से जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कैसे निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, यानी कि एक रिजिड बॉडी जो कि रोटेशनल मोशन कर रहा है यानी कि घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, दृढ़ पिंड यानी कि रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड के बारे में आपको जानकारी होगी। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं दृढ़ पिंड के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अलग से उसका वीडियो मैं आपको दूंगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष के चारों तरफ रोटेट करती है यानी घूर्णन गति करती है। एक रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड दिए गए एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष के चारों तरफ रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, अब अगर रिजिड बॉडी की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं रिजिड बॉडी के बारे में कि ये पिंड, ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। इन पार्टिकल्स के मासेस यानी कि द्रव्यमान m1, m2, m3, m4, m5 एंड सो ऑन mn तक इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मास है, द्रव्यमान अलग अलग है इन कणों का। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स के मासेस अलग अलग हैं यानी कि कणों के द्रव्यमान अलग अलग हैं। दूसरी और चीज़ आप क्या देखें कि ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष, और इस घूर्णन अक्ष से इन पार्टिकल्स की डिस्टेंस अगर आप निकालें तो आप देखेंगे कि हर पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए m1 पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसे आप r1 मान लेते हैं, यानी m1 पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से हो गई डिस्टेंस r1। इसी तरह अगर आप m2 पार्टिकल लें तो m2 पार्टिकल को मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2। m3 पार्टिकल आप लेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस आप मान लीजिए r3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी अलग अलग पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है अलग अलग। अब इसी तरीके से आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करिए, जिससे आपने जब भी रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा, घूर्णन गति पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा। ठीक है, जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ रहे होंगे, घूर्णन गति आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ आपने क्या देखा कि ये रिजिड बॉडी जो है, दृढ़ पिंड जो है, रोटेशनल मोशन कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। कहाँ, किसके अबाउट? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसके चारों तरफ। ठीक, अब आप ऑब्जर्व करिए कि सभी पार्टिकल जो हैं, सभी कण इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं। तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जब रिजिड बॉडी रोटेशन करती है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष के चारों तरफ दृढ़ पिंड जब घूर्णन करता है तो सभी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को, एक वृत्तीय मार्ग को फॉलो करते हैं, यानी एक वृत्तीय पथ पर सभी पार्टिकल चलते हैं। तो जब सर्कुलर पाथ पर चलते हैं सभी पार्टिकल, तो उन सर्कुलर पाथ का, जिस भी पाथ पे वो पार्टिकल चल रहा है, उन सभी सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो कहाँ होता है? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन घूर्णन अक्ष रिजिड बॉडी को टच कर रही है, वहाँ पर होता है सेंटर। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया रिजिड बॉडी जो कि रोटेशन कर रही है। और जब रोटेशन करेगी रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड रोटेशन करेगा, आप किसी भी सिंगल पार्टिकल को उस समय ऑब्जर्व करिए जिसका जो भी मास आप ले रहे हैं, m मास है,
r डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी घूर्णन अक्ष से r डिस्टेंस है। अब इस पार्टिकल की आप वेलोसिटी देखिए तो v से आप लिखेंगे। अलग अलग पार्टिकल है, जैसे मास m1 वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी आप v1 लिख लीजिए, मास m2 वाला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v2 लिख लीजिए। यानी अलग अलग पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जो v1 v2 v3 हैं, रेखीय वेग हैं, वो अलग अलग आता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि जब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी की बात क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ये देख लीजिए कि जब रोटेशनल मोशन बॉडी कर रही है, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, तो सभी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को, एक वृत्तीय पथ को फॉलो करते हैं, जिसका सेंटर कहाँ होगा, जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष उस बॉडी को टच करती है, रिजिड बॉडी को टच करती है। ठीक है, तो हर पार्टिकल एक सर्किल पे चल रहा है जिसका मास आपने मान लीजिए m लिया, m1 m2 m3 लिया, तो एक जनरल हमने कहा अगर m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लीजिए थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि ये कुछ यहाँ पे इस एंगल को आप नाम दे दीजिए डेल्टा थीटा। तो पार्टिकल आपका डेल्टा थीटा एंगल घूम गया। ये हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है और इसी चैनल पे वृत्तीय गति का यानी सर्कुलर मोशन का वीडियो है जहां इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो जो m मास का पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट तक जब पहुंचता है तो वो कितने एंगल घूम गया, डेल्टा थीटा। जब ये पार्टिकल डेल्टा थीटा एंगल से घूम रहा है, यानी कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा जब इसका होता है, तो ये इस सर्किल पे कितनी डिस्टेंस चल गया, A से B तक, है ना। ये इसने डिस्टेंस कवर की जिसे आप डेल्टा x कह सकते हैं। तो डेल्टा थीटा के करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको आप कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। और इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो कि सर्किल पे पाथ कवर कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आप कहते हैं लीनियर वेलोसिटी यानी कि रेखीय वेग। ठीक है, और दोनों साथ साथ घटित होते हैं, एक साथ ये कंडीशन बनती है क्योंकि पार्टिकल A से B तक जो पार्टिकल जा रहा है वही डेल्टा थीटा एंगल से घूम रहा है और सेम पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर डेल्टा x डिस्टेंस उतने ही टाइम पर चल रहा है। यानी इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और इस v यानी लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग में एक रिलेशन जरूर होगा, एक संबंध बनता है, और जिसे हम लोगों ने निकाला भी है जब आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा कि v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और v उसकी करस्पॉन्डिंग संगत जो है लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग है। r आप समझ चुके हैं, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा रिलेशन निकलेगा, जिससे हम यहाँ रिजिड बॉडी में भी हर पार्टिकल्स के साथ यूज करने वाले हैं। तो अब रिजिड बॉडी के केस में हम लोगों ने क्या कहा कि हर पार्टिकल यानी रिजिड बॉडी है ये आपकी, इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं m1 m2 एंड सो ऑन, और डिस्टेंस इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग आ रही है। हर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 v2 ये भी अलग अलग आ रही है। अभी हम यहाँ v1 v2 नहीं लिखते हैं, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही लिखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, जिस पार्टिकल के लिए r कम है यानी एक्सिस के पास जो पार्टिकल है वो छोटे सर्कल पे चलेगा, है ना, और जिसके लिए r बड़ी है वो बड़े सर्कल पे चलेगा। ठीक है, और इसको देखते हुए जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो आप देख सकते हैं जिसका r बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस यानी कि r कम होगा उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि जब रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड रोटेशनल मोशन करती है, घूर्णन गति करती है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग हर पार्टिकल के लिए सेम आता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल का सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड रोटेशन करेगी तो सभी पार्टिकल एक साथ टर्न करते हैं, है ना। तो जो पास का पार्टिकल है वो छोटा सर्किल जरूर चल रहा है, दूर का पार्टिकल बड़ा सर्किल जरूर चल रहा है, जिसकी वजह से लीनियर वेलोसिटी तो अलग अलग आ सकती है,
है ना, जैसे छोटा सर्किल और साथ में ये बड़ा सर्किल। अब सभी पार्टिकल, अब दृढ़ पिंड टूट तो रहा नहीं है, जो पार्टिकल जिस जगह पे है वहीं रहेगा, यानी यहाँ पे जो पार्टिकल है यहीं पे है, यहाँ का पार्टिकल यहीं पे है। अब मान लीजिए ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, तो कुछ डिग्री ये घूम गया, मान लीजिए डेल्टा थीटा, ये एंगल जो घूमा इसको हम थीटा एंगल कह दें। थीटा एंगल से घूमने में जो पास वाला पार्टिकल था वो कम डिस्टेंस चलता है और दूर वाला पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस चलता है सेम टाइम में, है ना, क्योंकि इतना एंगल जितने टाइम में घूम रहा है उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया घूम करके और ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया घूम करके, ठीक है। तो उतने ही टाइम में थीटा एंगल घूमा गया, उतने ही टाइम में पहले पार्टिकल ने ये डिस्टेंस कवर की और दूसरे पार्टिकल ने ये डिस्टेंस कवर की। तो सेम टाइम में दूसरा पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने पाथ के ऊपर, यानी कि दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा आएगी, जिसे आप v = r ओमेगा से देखें तो देखिए थीटा यानी t टाइम में कितना एंगल घूम रहा है वो हर पार्टिकल के लिए सेम है। तो जब हर पार्टिकल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है सेम टाइम में, ठीक है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम आएगी। तो रिजिड बॉडी जब रोटेशन करेगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग हर पार्टिकल के लिए सेम होगा, लेकिन हर पार्टिकल का r अलग अलग होगा, इसलिए हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी v अलग अलग होगी और मास हर पार्टिकल का हम अलग ले ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम कह सकते हैं कि जो रिजिड बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है और इन कणों का पहले पार्टिकल का मास m1 है, पहले पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष से दूरी r1 है और उसकी लीनियर वेलोसिटी पहले पार्टिकल की v1 है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी सारे पार्टिकल्स की सेम। इसी तरह दूसरे पार्टिकल का मास m2, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगी r2, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v2 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इसी तरह तीसरी पार्टिकल के लिए आप लिख सकते हैं m3, r3, v3 ओमेगा और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आप सब के लिए लिख सकते हैं। n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो mn, rn, vn ओमेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन की गतिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स आपने अभी क्या देखा कि जब एक रिजिड बॉडी रोटेशन करता है तो उसके रोटेशन में जो उसके सारे पार्टिकल्स हैं वो एक सर्किल पे चल रहे होते हैं। आप चाहे जो पार्टिकल लें एक सर्किल पे चलता है। तो अगर हम हर पार्टिकल के लिए अलग अलग पहले लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालें, है ना, हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, जितने पार्टिकल्स हैं उन सब की पहले हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, रेखीय गतिज ऊर्जा। तो चलिए पहले पार्टिकल की लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रेखीय गतिज ऊर्जा, फॉर्मूला आप जानते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी की 1/2 mv², है ना। लीनियर काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट पार्टिकल का निकालेंगे तो 1/2 m1 v1²। इसी तरह सेकेंड पार्टिकल का निकालेंगे तो 1/2 m2 v2²। एंड इसी तरह आप आगे भी निकाल सकते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक आप जाएंगे और kn = 1/2 mn vn², ठीक है। ये हमारी लीनियर काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब वापस फर्स्ट पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी ली थी यहीं से हम स्टार्ट करें आगे को सॉल्व करना, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्टिकल को आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्टिकल को हमें सॉल्व क्या करना है, हमने क्या लिया v = r ओमेगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा v1 = r1 ओमेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है, r और v अलग अलग हैं, तो ये फर्स्ट पार्टिकल का आ गया। इस बेस पे फर्स्ट पार्टिकल की जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1 v1², इसको अगर आप देखें तो क्या आएगा 1/2 m1 और v1 की जगह आप क्या लिखेंगे r1 ओमेगा², ठीक है। और इससे आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/2 m1 r1²
ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप सेकेंड पार्टिकल को अगर सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह आप आगे के पार्टिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम n नंबर ऑफ पार्टिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो हम लोगों ने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी है अलग अलग पार्टिकल्स की। अगर हमें पूरी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए, पूरी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको जो अलग अलग पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है उसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को हमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अभी K1 K2 K3 जो आ रहा है इनकी वैल्यू जो भी हम लोगों ने निकाली उसको यहां सब्स्टिट्यूट करें तो K1 की जगह क्या आएगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। K2 की जगह हो जाएगा 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे तक लिखते जाना है जितने पार्टिकल है 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इस रिलेशन में आप देखिए हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 सब में कॉमन है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है, यही दो चीजें कॉमन है। देखिए m1 r1 यहाँ है, यहाँ पे m2 r2, यानी m और r की वैल्यू अलग अलग हैं। 1/2 कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन जो है उसको बाहर निकालिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 1/2 ब्रैकेट से बाहर लेकर के बाकी जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिखिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक जाएगा और ब्रैकेट से बाहर जो बचेगा वो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, जो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, जड़त्व आघूर्ण पढ़ा है और इसी चैनल पर वीडियो भी मैंने दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वहां से अगर आप देखें तो आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण है ना, पहले तो हम इसे लिखें समेशन के फॉर्म में, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, mn rn स्क्वायर। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिटेल में आपको बताया है कि इस तरीके का जो टर्म है, यानी कि पहले पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर, फिर दूसरे पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, सबको ऐड किया है, सबको जोड़ा गया है, उसको हम ऐसे समेशन से दिखा सकते हैं। यानी i की वैल्यू 1 से n तक, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये n बाई मिस्टेक लिख गया है। जब हम कह रहे हैं i इज इक्वल टू 1 to n तो mi ri स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे mi ri स्क्वायर जो हमने लिखा है, ठीक, हमने क्या किया mi ri स्क्वायर इसको ले लिया है और i की वैल्यू दे दी है i इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या हुआ, पहले टर्म में i की वैल्यू 1 होगी तो m1 r1 स्क्वायर प्लस दूसरे में आएगी i की वैल्यू 2 तो हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, n नंबर तक पार्टिकल थे तो हमने n तक ले लिया, यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो ये आ गया समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, जिसे हम लोग कैपिटल I से लिखते हैं। यानी अब ये क्या बन जाएगा 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। और ये है काइनेटिक एनर्जी, किसके लिए है, उस बॉडी की हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, उस रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो कि एक गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो दी गई अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए दृढ़ पिंड की गतिज ऊर्जा है k इज इक्वल टू 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। और आप समझ गए हैं i क्या है, I यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग।
अब वैसे तो ये एक बड़ा आसान सा रिलेशन है, k इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, जिसमें आप जानते हैं आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। पर इसे याद रखने का एक शॉर्टकट भी अभी आपको बता देते हैं, जिससे आप कभी भी भूलें ना इस रिलेशन को। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है फ्रेंड्स, तो आप फॉर्मूला तुरंत याद आता है आपको 1/2 mv², है ना। m यानी मास, v यानी वेलोसिटी, ठीक है, m यानी मास द्रव्यमान और v यानी वेलोसिटी वेग, ठीक है। तो ये रिलेशन तो आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। फिर जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं, घूर्णन गति पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स वहां आप कहते हैं कि लीनियर मोशन में, रेखीय गति में जो जो टर्म्स आपने पढ़े हैं उनके इक्विवेलेंट, उनके तुल्य रोटेशनल मोशन में आप टर्म पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि लीनियर मोशन में अगर मास आप पढ़ते हैं, द्रव्यमान, और आप कहते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जो द्रव्यमान है वो जड़त्व की माप है, रेखीय गति में इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो रोटेशन में क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, जिसे आप आई से लिखते हैं, जड़त्व आघूर्ण जो mr² होगा, ठीक है। और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो समेशन mr²। तो जहां पे आई है उसके इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसी तरीके से लीनियर मोशन में, रेखीय गति में वेलोसिटी यानी वेग को आप v लिखते हैं, तो रोटेशनल मोशन में इसकी इक्विवेलेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए m की जगह हम i लिख दें और v की जगह ओमेगा लिख दें, तो जो लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 mv²। तो अगर रोटेशनल मोशन में हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, r इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन के सिंबल के लिए, तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2, तो ऐसा ही रहेगा। m की जगह हमें क्या लेना है, i, और v की जगह ओमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 आई ओमेगा²। और यही आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। आज के वीडियो में फ्रेंड्स रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के बारे में, यानी घूर्णन की गतिज ऊर्जा के बारे में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।